चलिए आप देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंततः अनेक हो। अब यहाँ पर जो कंडीशन दे रहा है वो बोल रहा है अंततः अनेक हल हो, यानी जब आपके जो समीकरण जो निकाय हैं उसके जब अनेक हल हों तब की स्थिति में आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, इसमें से k की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो देखिए इस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका सेम प्रोसेस वही है जैसे सबसे पहले आप क्या करते थे, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड करते थे, c1 c2 को उसको सबसे पहले आप उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यानी समीकरण निकाय है पूरी तरह से क्या है, जनरल फॉर्म में है। ठीक है, सामान्य रूप में है, तो यानी इसको हम डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, जहाँ सबसे पहले आप क्या करिए, a1 a2 की वैल्यू निकालिए। तो a1 इक्वल a2 इक्वल b1 इक्वल b2 इक्वल c1 इक्वल c2 इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, अब देखिए a2 की वैल्यू जो है, a2 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है k-1 और b2 की वैल्यू दिया हुआ है k+2 और c2 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्या 3k। ठीक है, 3 भी लेना है k भी लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 को भी लेना है k को भी लेना है, दोनों को क्या करना है आपको साथ में लेके चलना है। आया बात समझ में। तो देखिए आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हाल आता है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहले शर्त, अपने शर्त को पहले लिखिए। शर्त दिया हुआ है, जब समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो, ठीक है, जब क्या हो, समीकरण निकाय का अंततः क्या होना चाहिए, अनेक हल हो, तब की स्थिति में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले ये जो अंततः अनेक हल हो, अंततः जब अनेक हल रहते हैं हमारे समीकरण निकाय का, तब हमारा कंडीशन क्या बनता है, तब हमारा कंडीशन बनता है a1/a2 हो, b1/b2 हो इक्वल c1/c2, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं। कब, जब हमारा समीकरण निकाय का हमको कैसा हल प्राप्त होता है, अनेक हल प्राप्त होते हैं, तब की स्थिति में। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, a1 की वैल्यू दिया है 2 और a2 की वैल्यू दिया हुआ है k-1। ठीक है, और आगे आपको b1 की वैल्यू दिया हुआ है 3 और b2 की वैल्यू दिया हुआ है k+2 और c1 की वैल्यू दिया हुआ है 7 और c2 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से 3 का k। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि आपने जब कंडीशन लगाया, जब समीकरण निकाय का अंततः हल हो, अनेक हल हो, ठीक है, तब क्या हो रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये हमारा कंडीशन होता है, उस पर आपने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी बच्चों आप जब क्या करेंगे, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि आपका अनेक हल है यानी तीनों का जो रेशियो होगा वो तो इक्वल आएगा। ठीक है, तो तीनों का रेशियो कभी भी इक्वल रहे और जब उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो जो ये वैल्यू है मान लीजिए तीनों में अलग अलग आ जाए, देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों में अलग अलग आ जा रहा है, तब की स्थिति में आपको इसको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार इसको इसके इक्वल लेना पड़ेगा, एक बार इसको इसके इक्वल लेना पड़ेगा और इन दोनों को आपस में इक्वल करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा और 3 बार आपको k की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर मान ले जाए कुछ आपको ऐसा कंडीशन मिल जाए कि ये दोनों अलग अलग रहे और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो आप एक ही बार सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को लेकर और एक ही बार में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर तीनों अलग अलग आ जाए 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दो बस अलग रहे और दो आपस में सेम रहे तो एक ही बार सॉल्व करके आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों अलग अलग है, यानी इसको 3 बार सॉल्व करना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई k-1 को एक बार इक्वल लेके 3k+2 की इक्वल लेके एक बार सॉल्व करेंगे और 2k+1 को एक बार हम क्या करेंगे 7/3k के इक्वल लेके सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे मैं गलती कर डाला, ये बच्चों ये मेरा क्या माइनस है। ठीक है,
और एक बार क्या करेंगे, ये 3k+2 को क्या करेंगे, इसके इक्वल ले लेंगे 7/3 के, और हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखिए इन दोनों को जब तिर्यक मल्टीप्लाई होगा और इनका तो क्या होगा, इनका जब होगा तो ये हो जाएगा 2k+4 इक्वल हो जाएगा इधर 3k माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4, इसको इधर ला दूंगा तो ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 3k, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2k। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 7 इक्वल क्या हो जाएगा k, तो ये हो जाएगा k इक्वल आ गया है यहाँ पे 7। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो k की वैल्यू 7 आ रही है, इसको सॉल्व करिए तो मैं डायरेक्ट तिर्यक गुणा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 6k इक्वल ये 7k माइनस हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या करूँ, देखिए इधर माइनस को इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा +7, 7k 6 को इधर ले जाता हूँ -6k, तो यहाँ पर देखिए 7 में 6 माइनस होगा तो क्या आएगा, k की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गया +7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6k इक्वल ये हो जाएगा 7k प्लस ये हो जाएगा आपका नहीं 6k, ये 6 से नहीं होगा, देखिए 3 जब क्या हो जाएगा 9k हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9k, इधर हो जाएगा -7k इक्वल ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2k इक्वल ये आ गया 14, तो ये आ जाएगा k 14/2, यानी k की वैल्यू भी यहाँ से क्या मिल गया 7 मिल गया। ठीक, यहाँ देख पा रहे हैं जब 3 बार सॉल्व कर रहे हैं तीनों कंडीशन में हमारा k का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात फिर ध्यान रखिएगा, मान ले जाए ऐसा हमको केस मिलता है कि तीनों में क्या हो, ये जो तीनों वैल्यू हो आपस में इक्वल ना हो, और जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिल जाए, तीनों टाइम अलग अलग मिल जाए। चूंकि यहाँ पर k की वैल्यू तीनों में सेम मिल रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि k की जो हमारी वैल्यू होगी 7 होगा, ये हमारा आंसर है यहाँ पे। परंतु कुछ कंडीशन ऐसे भी आ सकते हैं कि इनमें क्या हो जाए, k की 3 बार जब सॉल्व करेंगे तीनों अलग अलग वैल्यू मिल जाए, तब की स्थिति में हमको क्या करना है, इस k को इसमें रख के देखना है और देखना है ये किस माने k की कौन से वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो k की जिस वैल्यू के लिए हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन k की जिस मान के लिए सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जब तीनों अलग अलग आए तब। लेकिन जब तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रहा है वही हमारा क्या है, हल है, वही हमारा आंसर है। यानी यहाँ पे हमारा जो उत्तर, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा k इक्वल आएगा 7, यानी यहाँ k का मान क्या आ जाएगा 7 होगा। ठीक है, समझ गए क्या बताया मैं। अगर दो बात यहाँ पे याद रखिएगा, अगर k की ये जो वैल्यू आ जाए, जब आप क्या करें इसमें पुट करें, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो 3 बार सॉल्व करेंगे, अगर 2 सेम रहे तो एक ही बार इन दोनों के लिए सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया वही। ठीक है, अगर 3 बार आया, 3 बार अलग अलग आपने सॉल्व किया, तो देखिएगा k की अगर 3 वैल्यू मिलता है तो तीनों वैल्यू को यहाँ रख के देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, अगर ये दोनों को सेटिस्फाइड करता है यानी वही हमारा आंसर होगा, जो नहीं करता वो नहीं होगा। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो आपको रखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं k की वैल्यू क्या होगा 7 होगा, या k की वैल्यू जो भी आएगा वही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको समझते हैं। यहाँ पर से ये इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है kx + 2y - 4, और इक्वेशन नंबर 2 5x - 3y + 6 = 0। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट टर्म राइट साइड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। ठीक है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना, बट इस बात से फर्क पड़ता है कि एक लेफ्ट रहे, मान लीजिए इसमें कांस्टेंट लेफ्ट रहे, इसमें कांस्टेंट राइट रहे, तब किस पे हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये ध्यान रखिए कि दोनों कांस्टेंट लेफ्ट रहे या दोनों कांस्टेंट राइट साइड रहे, तभी क्या होगा, सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों कांस्टेंट लेफ्ट साइड है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप बता देंगे सबसे पहले जहाँ a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू और b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू और c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। यहाँ से देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू है k और b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -4 और a2 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है +6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको कंडीशन दिया है उस कंडीशन को लगा दीजिए। क्या दिया हुआ है, जब समीकरण
निकाय का अद्वितीय हल हो, सॉरी अद्वितीय हल नहीं हो, जब समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो। ठीक है, जब समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो, तो अंततः अनेक हल उसके लिए कंडीशन होता है हमारा a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 का बराबर हो c1 बटा c2, यानी तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वैल्यू पुट करिए, k डिवाइड बाई हो जाएगा 5 इक्वल टू बाई ये हो जाएगा -3 इक्वल हो जाएगा -4/6। अगर ये कटने लग रहा है तो कटा दीजिए, 2 जा 2 3 जा, यानी आगे ये हो जाएगा k डिवाइड बाई 5 इक्वल माइनस, या नीचे ही माइनस है 2 माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये 2 डिवाइड बाई -3 और -2 डिवाइड बाई 3, इसको आप लिख सकते हैं -2/3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा -2/3। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को एक बार लीजिए और सॉल्व करिए। सिर्फ एक बार ही सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को लेकर, क्योंकि मान लो इसको इसके इक्वल रखें तब भी हमारा आंसर वही आएगा जो इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा। इन दोनों को लेते हैं तो के की वैल्यू निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में के है ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक ही बार लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक बार इक्वल कर जाएंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इन को लेते हैं k/5 इक्वल 2/-3, तो ये हमारा आ जाएगा -3k और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10, तो k की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 10/3, यानी k की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10/3। ठीक है, यानी यहाँ से आपका k की वैल्यू मिल जाएगा -10/3। ठीक है, तो समझ में आया। इस वाले कंडीशन के हम प्रश्नों कैसे सॉल्व करते हैं, इसको एक ही बार करने की आवश्यकता है, इसको 3 बार इसलिए सॉल्व करेंगे, तीनों अलग अलग थे, इसको एक ही बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि मान लीजिए इसको इसके भी इक्वल करते हैं तभी हमारा ये आंसर आएगा, क्योंकि हमारा ये वैल्यू दोनों सेम है, और इन दोनों को मान लीजिए कभी लेते हैं तो इसमें के है ही नहीं तो मान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक ही बार लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आया बात समझ में। चलिए और कुछ क्वेश्चन बच गए, इसको उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 3x + ky = 7, और इक्वेशन नंबर 2 है 2x - 5y = 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से a1 a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, और a2 b2 c2 इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2, और b1 की वैल्यू है k, और b2 की वैल्यू है -5, c1 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है 1। ठीक है, आपको जो शर्त दिया हुआ, जो कंडीशन दिया उसको बता दीजिए, जब क्या हो, समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ, जब समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 और b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होता है, यानी a1 डिवाइड बाई a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ मत करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 3/2 इक्वल ky -5 इक्वल 7/1। ठीक है, 3/2 और 7/1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक अलग बात देखने को मिल रहा होगा। क्या अलग बात देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए थोड़ा सा मैं आगे आपको समझा। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए 3/2 क्या 7/1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए 3/2 क्या इक्वल होगा 7/1 का, तो आपका आंसर होगा नहीं। 3/2 एक अलग ही वैल्यू होता है, 7/2 एक अलग वैल्यू होता है। 3/2 को जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 आएगा, लेकिन ये तो 7 आएगा, तो 1.5 क्या 7 के इक्वल होता है, तो आपका आंसर होगा नो।
यानी आप देख पा रहे हैं, चूंकि हमको जो हमारा जो शर्त दिया है उसमें बोल रहा है कि अनेक हल होगा, और अनेक हल के लिए ये सेटिस्फाइड होना जरूरी है। A1 A2 और B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2 ये आपस में इक्वल होना जरूरी है। लेकिन आप देख पा रहे हैं, जब दिए गए वैल्यू को जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा 3/2 और 7/2 जो आ रहा है ये आपस में इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है, दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। तो क्या जो दिए गए जो मान है क्या इस जो शर्त को सेटिस्फाइड करता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, इस मान को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगर ये हमारा जो प्रश्न दिया गया है और जो शर्त दिया गया है, अगर प्रश्न और शर्त दोनों अगर इसको सेटिस्फाइड करता, दोनों अगर इसको सेटिस्फाइड करते, तभी क्या होता हमारा कि हम क्या करते, के का वैल्यू निकाल पाते। लेकिन आप देख पा रहे हैं हमारा जो कंडीशन है अनेक अंततः अनेक हल हो, और जो हमको जो समीकरण निकाल दिया है जब इसकी वैल्यू को रख रहे हैं तो इस शर्त का ये पालन नहीं कर रहा है, इस शर्तों को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अतः हम यहाँ से क्या नहीं कर सकते, के की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इस समीकरण निकाय से के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अतः इस समीकरण निकाय से के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो हमको शर्त दिया है और जो इक्वेशन दिया है, शर्त में इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले आप क्या करिए, A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 की वैल्यू आप क्या करिए, फाइंड करिए। देखिए A1 और A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू k, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -5, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -3, C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब जो शर्त दिया है उस शर्त को लिखिए, उस शर्त के अनुसार कंडीशन लिखिए कि क्या दिया हुआ है, जब समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो। ठीक है, जब समीकरण निकाय का क्या हो, अंततः अनेक हल हो। ठीक है, देखिए अंततः अनेक हल के लिए क्या होता है, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल होता है B1 डिवाइड बाई B2 का इक्वल होता है C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल होगा B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल होगा C1 डिवाइड बाई C2, यानी तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए वैल्यू पुट करिए। के की वैल्यू क्या दी, A1 की वैल्यू दिया है k, A2 की वैल्यू दिया हुआ है 2, B1 की वैल्यू दिया हुआ है -5, B2 का वैल्यू दिया हुआ है -3 और C1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 और C2 की वैल्यू दिया है 12। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कर जाएगा 2 1 कम और 2 छक्को 12। ठीक है, अब फिर यहीं पर वही बात आ रहा है पहले जैसा। यहाँ पे आप देखिए जो आपका 5/3 क्या इक्वल होगा 1/6 का, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि देखिए 5/3 तो ये क्या आ जाएगा 1.4, ऐसा कुछ लगभग आएगा। 1.6 जब 1/6 करेंगे तो ये आपका 0.1.8, 6×5 = 40, नहीं 8 नहीं आएगा 5 आएगा, तो ये क्या आएगा 0.15 ऐसा कुछ आएगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हो नहीं रहा है। ठीक है, यानी 5/3 और 1/6 ये आपस में दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमारा शर्त जो है समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होना चाहिए, तो इस अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो हमको जो समीकरण निकाय दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो जब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा समीकरण निकाय दिया है उस समीकरण निकाय से जब वैल्यू निकाल के जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है। वैल्यू को जब रखने के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए था। जब ये और ये दोनों आपस में इक्वल आते तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये जो दोनों हैं ये इक्वल नहीं आ रहा है,
यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा जो समीकरण जो निकाला, जो शर्त दिया है, उस शर्त को ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यानी समीकरण निकाला है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अतः यहाँ से के की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ठीक है, अतः के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः इस समीकरण से हम क्या नहीं कर सकते, के का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपके क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्न बनेंगे। और फिर इसके बाद हम आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू वाई इक्वल 4, माने x बराबर 2 और y बराबर 4 है, तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आपको इक्वेशन दिया गया है और x और y का मान दिया गया है और आपको p की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण। ठीक है, तो आपको जो समीकरण दिया है उसको सबसे पहले आप लिखेंगे। समीकरण आपके दिया गया है 2x मान 7x, नीचे पढ़ रहा था मैं, 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y इक्वल दिया हुआ है आपको p। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, x और y का मान दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। ठीक है, तो पहले समझिए ये आपका क्या है, ये समीकरण है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मान रखने पर। ठीक है, x इक्वल दिया हुआ है 2 और y इक्वल दिया हुआ है 4। ठीक है, मान रखने पर, ठीक, इस मान को जब रखेंगे तो आपको p का वैल्यू मिल जाएगा। तो 7x की जगह दिया हुआ है 2, तो 2 रख दीजिए, ऋण 4 और y की जगह दिया हुआ है 4, तो बराबर हो जाएगा p। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा p। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर p, यानी p की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा ऋण का 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन को लिखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, आगे आपको x और y का मान दिया, x y को जैसे मान को पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, p का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन 7 देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको k की मान याद करना। ठीक है, k का मान याद कीजिए, यदि एक सरल रेखा 2x माइनस के वाई इक्वल 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है। देखिए ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7, तो पहले लिखे दिया गया सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा नहीं दिया गया है, सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, सरल रेखा का क्या किया गया है, आपको एक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण है 2x माइनस के वाई इक्वल आई थिंक 9, हाँ ओके 9। ठीक है, दिया गया सरल रेखा का समीकरण, आपको एक सरल रेखा का समीकरण दिया हो गया है, वो क्या है 2x माइनस के वाई इक्वल 9, और बोलता है कि ये 1 माइनस 1 से होकर गुजरती है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यदि देखो यदि 1 माइनस 1, ठीक है, यदि 1 माइनस 1 इस रेखा से गुजरती है, ठीक, तब इस रेखा को संतुष्ट करेगी। ठीक, संतुष्ट करेगी, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल 1 और y इक्वल माइनस 1 रखने पर, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, अर्थात x इक्वल 1 और y इक्वल माइनस 1 रखने पर। इसको रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ी सी मेरी बातों को समझिए। ये देखिए, ये मान लीजिए ये ग्राफ पेपर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर है, इधर थोड़ा लंबा बना देता हूँ। ठीक है, ये x एक्सिस और इधर आपका होता है x डैश और ये होता है आपका y और ये नीचे होता है आपका y डैश। ठीक है,
आपको पता है इधर जो होता है ये जो होता है ये धनात्मक, ये लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर जो होता है ये आपका होता है ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। इधर जो होता है ये क्या होता है धनात्मक 1 2 3 4। इधर जो होता है ये क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है। ये अब मान लिया जाए ये क्या हो रही है, ये कोई रेखा है जो 1 -1 से गुजरती है। देखिए आप लोग को पता है 1 -1 का कहने का मतलब ये होता है, आपको पता होगा सबसे स्टार्टिंग में जो हम लिखते हैं ये हमारा x होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भुज, और ये हमारा होता है y जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि। ये लिखने का एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं x को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं y को लिखते हैं, ठीक है ना। ये लिखने का हमारा क्या है तरीका है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x जो होगा हमारा ये भुज होगा और y जो होगा ये क्या होगा हमारा कोटि होगा, ठीक है। अब देखिए ये x -1 और -1 का पॉइंट है, यानी x वाला 1 होगा और y वाला माइनस होगा, यानी ये वाला पॉइंट होगा क्या 1 -1। और इसी से होकर क्या होगा जो भी रेखा है वो रेखा इसी से होकर क्या हो रही है गुजर रही है। ये मान लीजिए मैं मान लेता हूँ ये रेखा क्या चीज है, ये रेखा क्या है 2x - ky = 9। ये रेखा है, ये रेखा क्या हो रहा है 1 -1 से होकर गुजर रही है, यानी ये 1 -1 से होकर गुजर रही है। इसका कहने का मतलब ये इसी का पॉइंट होगा, तभी तो इस रेखा पर आ रहा है। भाई आप लोग जब भी आप लोग ग्राफ पेपर में जब आप लोग लाइन ड्रॉ कर रहे थे इस चैप्टर पे स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 1 में, तो उस रेखा माने उस रेखा का जब हम जब जो आपको इक्वेशन दिया रहता था उस इक्वेशन का हम क्या करते थे वैल्यू निकालते थे, तो इक्वेशन क्या करता था उन्हीं वैल्यू होकर मिल जाता था जिसके लिए हम माने इक्वेशन का जो भी मान रहता था, समीकरण का जो भी हम मान निकालते थे एक्स और वाई, उन्हीं मानों को लेकर हम क्या करते थे एक रेखा बनाते थे, यानी उस इक्वेशन का क्या बनता था एक रेखा बनता था। तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन की रेखा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होता था उसी इक्वेशन से मान निकालकर इसमें पॉइंट निकालते थे, उसी पॉइंट से होकर गुजरता था, यानी इसमें से भी क्या होगा ये पॉइंट निकला होगा तभी तो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। अगर इसमें से अगर ये पॉइंट निकला होगा यानी ये इसका हल होगा, यानी ये क्या करेगा इसको संतुष्ट करेगा, इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, यानी इसको रखने पे क्या हो जाएगा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं इस पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये पुट करेंगे तो आगे हम क्या करते हैं रखने पर जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की जगह आ जाएगा x की जगह आ जाएगा 1 और k की जगह आपका आ जाएगा y की जगह आपका आ जाएगा -1 इक्वल आ गया 9। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस ये k क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस ये 9, तो ये आपका मिल जाएगा k इक्वल आ जाएगा 9 - 2, तो k इक्वल आपका हो जाएगा 7, ठीक है। अतः यहाँ से क्या हो जाएगा k की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। यहाँ पर समझिएगा कि इस लाइन से यदि बिंदु यहाँ पर लिख लीजिए एक वर्ड बिंदु, ठीक है, बिंदु यानी पॉइंट, यदि बिंदु 1 - 1 इस रेखा से होकर गुजरती है, यानी उस रेखा से होकर गुजरती है यानी उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है अगर उस रेखा से होकर गुजरी तो उस रेखा का एक मान होगा, ठीक है। तो उस मान से वो मान होगा, तो वो मान है उसका मतलब उस मान को क्या करेगा उस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, तो उसमें रखेंगे तो हम रखने पर k की वैल्यू हमको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। आपके एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अंततः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तब चर के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमें चेक करना है, आपको दो इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को चेक करना है और देखना है कि ये अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है इसका, कि अंततः अनेक हल रखता है। और यदि अद्वितीय हल रखता है तब इसमें हमें क्या करना है, अद्वितीय हल रखता है तब चरों का मान ज्ञात करना है। चरों का मान खाने मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए आपको जो इक्वेशन है ये दिया है, तो पहले हम लिख देते हैं, दिया गया समीकरण ये दिया हुआ 4x + 7x इक्वल दिया हुआ 18, ठीक है, और नीचे दिया 2x + y इक्वल दिया हुआ 4। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कौन सा हल रखता है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमें क्या होगा, a1 a2 की वैल्यू चाहिए रहेगा, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, इन सब की पहले हमें वैल्यू निकालना होगा, ठीक। तो a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 7 और b2 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 18 और इसकी वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब चेक करिए, ठीक है, जांच यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो जांच करने पर, ये जांच करिए। देखिए तो जब क्या करेंगे 4/2, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अद्वितीय हल के लिए चेक करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इक्वल कर लीजिए, चलिए ये 18/4 ये। अब सबसे पहले हम अद्वितीय के लिए चेक करते हैं। तो अद्वितीय के लिए क्या होगा, 4/2 इक्वल 7/1। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 का, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः समीकरण का निकाय अद्वितीय हल रखता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 4/2, इसको खूब से खूब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 और 7 क्या होता है, इक्वल होता है क्या, तो आपका आंसर है नहीं। यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। आप लोग को पता है जब a1/b2 और b1/b2 अगर इक्वल ना हो तब हमारा समीकरण जो होता है वो अद्वितीय हल रखता है। यानी जो समीकरण निकाय है ये क्या है, अद्वितीय हल रख रहा है। और आपका प्रश्न ये बोल रहा है कि अगर ये अद्वितीय हल रखता है तो इसमें क्या करिए आप, x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए x और y की वैल्यू निकालते हैं। चूंकि ये अद्वितीय हल रख रहा है तो ये समीकरण दिया हुआ है 7x = 18, पुनः एक बार लिख लीजिए 2x + y = 4, ठीक है। अब इसमें से x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपके पास इसको हल करने की बीजी विधि में 3 विधि है, तो तीनों में से कोई भी विधि लगा लीजिए, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इस पे विलोपन लगाता हूँ, ठीक है। देखिए विलोपन लगाने के लिए मैं इसमें कटाना चाहता हूँ x को, कौन से टर्म को कटाना चाह रहा हूँ, x वाले टर्म को। तो यहाँ पर देखिए ये है 4x, ये क्या है 2x। तो इसको मुझे क्या बनाना होगा, 4 बनाना होगा, और ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं विधि का नाम भी लिख देता हूँ, विलोपन विधि से क्या करूंगा, समीकरण 1 में मैं माइनस करूंगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, 2 को गुणा भी करूंगा और समीकरण 1 में माइनस भी करूंगा। समीकरण 1 में कुछ नहीं करना है तो इसको पहले लिख दीजिए, ये = 18। समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 2y और ये हो जाएगा 4 में कितना हो जाएगा 8। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, इसको घटाना है। यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। तो देखिए जब घटाएंगे जब भी, तो ये क्या होगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस।
और 4x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 2y प्लस में है माइनस हो जाएगा, 8 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस कारण आपका क्या हो जाएगा, 4x कट जाएगा क्योंकि 4x ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y तो क्या हो जाएगा ये 5y इक्वल 18 में 8 घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा आपका 10, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 10/5 यानी y इक्वल यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगा 2। ठीक है, अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 मुझे छोटा लगा है तो इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो ये देखिए 2x प्लस y का मान दिया हुआ 2, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस का 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, आगे ये जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 4, इधर जाएगा तो माइनस का 2। देखिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 2, तो x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2/2 यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, अतः जो समीकरण का हल होगा उसमें x की वैल्यू आएगा 1 और y की वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है कि नहीं इसको चेक करना चाहते हैं तो कोई भी इक्वेशन में रख के देखिए, इसमें रखेंगे देखिए x की वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी 2, ये हो जाएगा 2 ऐड होगा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें रख के देखिए तो 4 का मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा 4 और इसमें रखेंगे 2 तो 7 दूनी 14, 14 में क्या होगा 4 जुड़े कितना आएगा 18 आएगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहा सॉल्यूशन नंबर 8 माने एक्सरसाइज का आपका अंतिम क्वेश्चन था 8वां क्वेश्चन जिसका हल इस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर अद्वितीय हल है तो आपको उसका हल निकालना है। ये प्रश्न बोल रहा तो हमने चेक किया अद्वितीय हल आ रहा है और हमने क्या कर दिया हल निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके क्या होते हैं एक्सरसाइज 3 के जो प्रश्न हैं ये यहाँ पे खत्म होते हैं और साथ ही आपके जो चैप्टर नंबर 3 है ये भी खत्म होता है। लेकिन इसमें मैं एक और टॉपिक लूँगा जो कि अगला टॉपिक रहेगा समीकरण से कथन बनाना। स्टार्टिंग में आपने कथन से समीकरण बनाना सीखा था, लेकिन अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और एक बात बताऊँगा। कथन समीकरण दिया रहेगा उससे कथन कैसे बनाते हैं यानी इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना। ये छोटा सा एक टॉपिक इसके बाद लूँगा, फिर आपका क्या होगा जो चैप्टर नंबर 2 है इस तरह से पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 3 का पूरा सॉल्यूशन। अब चलते हैं एक और टॉपिक, इसके बाद फिर आपका चैप्टर समाप्त, फिर हम अगला चैप्टर देखेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।